मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी केस थी जिस पर पूरे देश भर में आक्रोश था। 2 केसेस थी। 2021 में रिपब्लिक भारत, ये स्टूडियो जहां पे आप हैं, इस पर नेशनल कैंपेन हुआ था। एक था पालघर के केस पर, और मैं आरोप नहीं लगा रहा, मगर ये फीलिंग है जो मैं खुलकर कह रहा हूं। मेरे दर्शक जानते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मैं दिल की बात आपके सामने रख रहा हूं। आपने 2020 में जब पालघर की केस हुई थी, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते मुहिम चली थी इधर इस स्टूडियो से। आपने कहा था हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। अप्रैल में आपके सरकार ने कोर्ट को कहा कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंड की जाएगी। अभी तक केस खत्म क्यों नहीं हुई है? यह फीलिंग है कि हर केस सीबीआई तक जाती है, वहां पे ताला लग जाता है। देखिए, ऐसा है, चूंकि कोर्ट में केस थी, पहले की सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम इसको सीबीआई को नहीं देना चाहते। हमने इन्वेस्टिगेशन किया, वो सही इन्वेस्टिगेशन है, हमने उसको बदला। हमने कोर्ट को ये कहा कि हमको ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से हुआ नहीं है, और चूंकि हमारी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया है, वापस हमारी पुलिस उसको करे तो उसके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, इसलिए इसको सीबीआई को हम हैंडओवर करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अभी वो सीबीआई उसमें एक इंक्वायरी करेगी। लेकिन इसमें एक चीज अर्णव जी, कई बार क्या होता है, कई केसेस में हमारे ध्यान में आया है कि एक समय का फायदा मिलता है। एक 1.5 साल जब निकल जाता है जी, तो एविडेंस भी कम हो जाते हैं, एविडेंस भी खत्म हो जाते हैं, एविडेंस की वैल्यू भी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं, हम तय तक जाएंगे। छोड़ना तो नहीं चाहिए। एसएसआर का केस भी सीबीआई में अगस्त 2020 पे गया, उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिलती है। बिल्कुल। दिशा सालियान का जो केस था उस पर आपने स्टेटमेंट दिया था। आपने कहा एसआईटी इन्वेस्टिगेशन होगी दिशा सालियान केस पर। आपने महाराष्ट्र असेंबली के बीच में दिसंबर में कहा था कि दिशा सालियान केस मुंबई पुलिस के पास है, हम एसआईटी कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। आशा फिर जग गई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि एसएसआर का केस और दिशा सालियान का केस लिंक्ड है। और आपने उस केस पर जब बात की थी तो बहुत सारे इशारे किए गए थे। देखिए, क्या हुआ उस केस? जो प्राइमरी एविडेंस के आधार पर हमने ये स्टेटमेंट दिया था, वो प्राइमरी एविडेंस हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, और उसके ऊपर उस एविडेंस को, उसकी क्रेडिबिलिटी को जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। अगर देखिए, ऐसा है, दिशा सालियान की केस जो प्राइमा फेसी, देखिए ये क्यों खुली, जब लोगों ने कहा कि हमारे पास इस प्रकार के एविडेंस है, तो हमने ये कहा कि आपका एविडेंस जमा कीजिए, आपके एविडेंस की क्रेडिबिलिटी हम जांचेंगे, और अगर वो क्रेडिबल होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्लोजर रिपोर्ट तो अभी तक हुई नहीं है? नहीं होगी। आपको क्या लगता है पूरी ओपन एंड शट केस है कि ये इसको इन्वेस्टिगेट की जानी चाहिए? इसमें कोई सस्पिशियस फैक्ट्स आए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आई है? अभी जो सारी चीजें हियर से आई है वो हियर से ओपन नहीं होती है। लेकिन जब ये क्लेम किया गया कि हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है, तो उन लोगों को हमने बुलाया, पुलिस ने उन लोगों को कहा कि आपका कॉन्क्रीट एविडेंस हमको दीजिए। वो लोग उस प्रोसेस में है, वो एविडेंस वो कहते हैं, अगर वो क्रेडिबल एविडेंस है तो ये आगे जाएगा। रिकॉर्ड की गई है, कुछ की गई है, कुछ चल रहा है जी। मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही है जी। इसमें लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज मैं उसके ऊपर कमेंट करूं, वो स्टेज आने की है, सही स्टेज पे कमेंट करूंगा। 2 हफ्ते पहले उद्धव ठाकरे जी महबूबा मुफ्ती के साथ बैठे थे, और ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर काफी सारे कमेंट्स किए गए थे। और उद्धव ठाकरे ने उसके बाद कहा कि मुझ पर कौन है बीजेपी जो सवाल उठा रही है कि मैं महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों बैठा हूं। वही तो महबूबा मुफ्ती के साथ बैठे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की फोटो दिखाई, अमित शाह की फोटो दिखाई। सवाल मेरा ये है कि ये हिंदुत्व वाला इशू जो है, आपने ओपन वहां पे स्टेटमेंट दिया आपने हिंदुत्व वाले इशू पर, और आपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी जिसमें आपने कहा कि महाराष्ट्र के अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं। क्या आप रिग्रेट करते हैं? लोगों ने कहा कि एक उप मुख्यमंत्री, वो भी देवेंद्र फडणवीस के कद के नेता, औरंगजेब की औलादें, इस तरह के स्टेटमेंट क्यों कर रहे हैं? वो कॉम्युनल लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं? वो डॉग विसल क्यों कर रहे हैं? किसके तरफ इनका इशारा है? क्या पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं?
हम लोग मराठी में स्टेटमेंट करते हैं, नेशनल मीडिया को समझता ही नहीं हमने क्या कहा है, और फिर नेशनल मीडिया के लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें उठा के दे देते हैं। देखिए, मैं सवाल मेरा ये है कि औरंगजेब कभी इस देश का हीरो नहीं हो सकता, और औरंगजेब के कोई रिश्तेदार भी इस देश में नहीं है। ये टर्किक मंगोल, इनकी जनसंख्या भी अगर हमारे देश में, मैं तो देख रहा था 126 परिवार है हमारे यहाँ से केवल। तो ये ऐसा क्या, मैंने ये कहा कि अचानक महाराष्ट्र के कुछ जिलों में लोग औरंगजेब की तस्वीरें लगा रहे हैं, उसका स्टेटस रख रहे हैं, उसका प्रोसेशन निकाल रहे हैं, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो मैंने कहा अचानक महाराष्ट्र में औरंगजेब की इतनी औलादें कहाँ पैदा हो गई, क्योंकि औरंगजेब महाराष्ट्र के मुसलमानों का भी कभी मसीहा नहीं रहा, वो कभी उनका भी हीरो नहीं रहा। तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई ना कोई डिजाइन है, कोई ना कोई इसको करवा रहा है। अभी मेरे पीछे की बात किसी ने ली नहीं। देखिए मेरा आप पूरा स्टेटमेंट देखिए, कितना लिया, ये औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हो गई। अरे भाई, इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट कि भाई आज तक तो औरंगजेब का फोटो नहीं लगता था, आज तक तो आपका हीरो नहीं था, आज तक तो उसके जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते थे, आज तक तो उसके नाम से प्रोसेशन नहीं निकलता था। अचानक इतने लोग निकाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि देयर इज अ डिजाइन। कौन, किसका डिजाइन? ठीक है, वो तो हम बताएंगे, हमारी तफ्तीश चल रही है। किसकी डिजाइन है इसमें? प्रकाश अंबेडकर खुल के वहां पे गए हैं। देखिए, ये पूरे कंट्रोवर्सी के बाद कोई जाए तो वो डिलिबरेट प्रोवोकेशन मैं मानता हूं उसको। मैंने तो प्रकाश अंबेडकर जी को इतना ही कहा कि आपसे इसलिए एक्सपेक्ट नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को हैदराबाद के नवाब ने करोड़ों करोड़ों रुपए ऑफर किए थे कि आप हमारा धर्म ले लीजिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा जो इस धरती में पैदा हुआ वो धर्म मैं लूंगा, और उन्होंने बौद्ध धर्म की वहां पर। तो मैंने कहा प्रकाश अंबेडकर जी, आप वहां जाकर औरंगजेब ने इतने दिन राज किया, कहते इनको कहा हिटलर ने भी राज किया था जर्मनी पर। हिटलर की कब्र पर कोई नहीं जाता है, हिटलर वहां का हीरो नहीं हो सकता। जैसे हिटलर हीरो नहीं हो सकता, औरंगजेब हमारा हीरो नहीं हो सकता। औरंगजेब ने करोड़ों हिंदुओं को कत्ल किया, हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदुओं पर जिजिया जैसा कर उन्होंने लगाया, और छत्रपति संभाजी महाराज जैसे हमारे वीर को केवल वो धर्म परिवर्तन करे इसलिए तड़पा तड़पा के मारने का काम औरंगजेब ने किया। तो वो हमारा हीरो नहीं हो सकता। क्या ये स्टेटमेंट दी उद्धव ठाकरे को कॉर्नर करने के लिए, क्योंकि फिर उद्धव ठाकरे फोर्स हो जाएंगे, उनको अपना पोजीशन क्लियर करना होगा। नहीं देखिए, और वो तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए, वो तो उनको इसलिए करना पड़ेगा कि वो प्रकाश अंबेडकर जी के साथ जा रहे हैं, तो उनको क्या ये मंजूर है? मेरा सवाल ही ये था। अगर वो कहें कि मेरा क्या लेना देना है उसके साथ, क्यों नहीं है? मेरी पॉलिसी है, मैंने हिंदुत्व के साथ, वो कह रहे हैं, हमेशा कह रहे हैं, हर बार कह रहे हैं मैंने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो कह रहे हैं और इंडिकेट है, उन्होंने कहा कि नहीं कहा मुझे नहीं पता, मगर वो लोग कह रहे हैं कि ये सेटिंग है बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में। देखिए, पोलराइज करने के लिए सिचुएशन। सीधा सवाल ये उठता है कि आप कल तक हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कहते थे, बाद में आपने हिंदू हृदय सम्राट कहना बंद कर दिया। आज तक आपने कभी उर्दू में कैलेंडर नहीं छपाए थे, आपने उर्दू में कैलेंडर छपाया और जनाब बाला साहब ठाकरे कहा। हिंदू हृदय सम्राट भी नहीं, श्रद्धेय भी नहीं, जनाब बाला साहब ठाकरे कहा। आपके लोग अजान की स्पर्धा लेते। देखिए, हम कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बोलिए, हम नहीं है खिलाफ, लेकिन अगर इतना तुष्टिकरण कोई करता है और कहता है मैं हिंदुत्व कर रहा हूं, मैं, अरे भाई हमारा हिंदुत्व क्या है? हमको मुसलमानों के खिलाफ का हिंदुत्व नहीं। हमारा तो कहना इतना ही है कि इस देश में तुष्टिकरण की नीति मत करो। इस देश में किसी एक समाज को उसके तुष्टिकरण के कारण ही इस देश का बंटवारा हुआ। अगर उस समय तुष्टिकरण की नीति नहीं होती तो देश का बंटवारा क्यों होता? तो हमको दूसरा बंटवारा नहीं चाहिए। मुसलमानों को आप विकास के मुख्य धारा में लाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनके पढ़ने पर पैसा खर्च करो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप तुष्टिकरण की नीति के चलते गलत चीजों को भी आप अगर सपोर्ट करेंगे, हमें मंजूर नहीं है। और उसके बाद कहेंगे हमने हिंदुत्व कहाँ छोड़ा है? अरे भाई छोड़ा है बिल्कुल। कौन सा हिंदुत्व है आपके पास? इसीलिए तो अभी जब कॉमन सिविल कोड की बात हुई
तो सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग किसको जाकर मिले? अखिलेश यादव को नहीं, शरद पवार जी को नहीं, उद्धव ठाकरे जी को जाकर मिले, क्योंकि उनको लगता है हमारा नया मसीहा तैयार हुआ है। तो फिर उद्धव